नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में स्वागत है आपका। जलवायु परिवर्तन केवल पर्यावरण के लिए ही घातक नहीं है, बल्कि ये हमारे समाज के आर्थिक ढांचे और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक गंभीर चुनौती है। ऐसे में आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जलवायु परिवर्तन से संबंधित कुछ ऐसी शब्दावलियों पर चर्चा करेंगे जो अक्सर आप सुनते होंगे, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय वार्ताओं के बीच में हो या अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के बीच में हो। ऐसी शब्दावलियां अक्सर आपके बीच में आती हैं और इस जलवायु परिवर्तन के जो विषय है उसको लेकर आपका कॉन्सेप्ट ये वीडियो क्लियर करेगा, कुछ ऐसी शब्दावलियों को क्लियर करने के माध्यम से। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। आज हम समझेंगे प्रमुख जलवायु शब्दावलियों को। आज हमारी चर्चा इसी पर केंद्रित होगी। तो महत्वपूर्ण शब्दावलियों की चर्चा करेंगे जिसमें हम कुछ ऐसी शब्दावलियों को चुनकर आपके सामने लाए हैं जो बार बार अंतर्राष्ट्रीय वार्ताओं के बीच में देखी जाती है, अक्सर आप समाचार पत्रों के माध्यम से सुनते हैं। तो एक परिचयात्मक लहजा हमारा इस वीडियो के माध्यम से होगा। उसके परिचय के साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते चलेंगे। अंत में एक अभ्यास प्रश्न देंगे जिसकी जिम्मेदारी हमेशा की तरह आप पर छोड़ेंगे। सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र 3 से जोड़कर इस खंड को आप देख सकते हैं और ये खंड आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इससे पहले की वीडियो की शुरुआत करें, आपको बता दें कि नए बैच की जो शुरुआत है, यूपीएससी जीएस फाउंडेशन के नया बैच जो है वो करोल बाग में प्रारंभ हो रहा है 13 नवंबर से दोपहर 3 बजे से। वहीं पर इंदौर में इसका प्रारंभ है 11 नवंबर से शाम 6:15 बजे। लखनऊ में इसका प्रारंभ है 29 नवंबर से सुबह 11:30 बजे। वहीं जयपुर की बात करें तो 27 नवंबर से सुबह 11 बजे से नए यूपीएससी के जीएस फाउंडेशन बैच की शुरुआत हो रही है। 87501 वो नंबर है जिस पर आप कॉल कर सकते हैं और विस्तार से इसके विषय में अन्य सूचना अगर आप जानना चाहें तो आप ले सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम बात करें कॉप की, क्योंकि कॉप की बैठक COP 29 का आयोजन आप जान रहे हैं कि इन दिनों हो रहा है। कहां हो रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, क्योंकि इस पर एक वीडियो पिछले प्रोग्राम में आ चुकी है, उसके विषय में विस्तार से उसके बारे में बताया गया है। तो COP 29 की बैठक जो है जारी है। इस बीच में सबसे पहला जो टर्म हमें लगा कि जो उपयोगी है आपके लिए, जो जानना जरूरी है, वो है कॉप। कॉप क्या है? तो दरअसल कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज इसको कहा जाता है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय जलवायु बैठक है और इस अंतर्राष्ट्रीय जलवायु बैठक को प्रत्येक वर्ष में संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित किया जाता है, जिसका पूरा नाम, जैसा कि मैंने शुरू में बताया, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज है। अब इसमें जो पार्टीज हैं वो पार्टीज क्या है? तो ये उन देशों से तात्पर्य है इस पार्टीज का जो कि यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज अर्थात यूएनएफसीसीसी के सदस्य हैं। वर्तमान में 198 देश आपको दिखाई दे रहा है यहां पर इस अंतर्राष्ट्रीय समझौते के भागीदार हैं। इस अंतर्राष्ट्रीय समझौते के वो हम कह सकते हैं कि जो पार्टी जिसकी बात की जा रही है उस रूप में इसमें 198 देश दिखाई देते हैं। अब देखिए, इसमें इन देशों ने जलवायु तंत्र में जो मानव द्वारा हस्तक्षेप किया जाता है उसके संबंध में हम कह सकते हैं कि जो खतरनाक मानव जनित हस्तक्षेप है उसको रोकने के लिए क्या प्रयास हो सकते हैं। इस समझौते में कुछ ये बातें तय की गई हैं, वो उस समझौते के माध्यम से कि हाँ, अमुक अमुक बातें जो कि जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं, हम उसको ना करने के लिए स्वेच्छा से कदम उठाने का इन लोगों ने वादा किया है। तो कॉप से आप समझ गए, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, जो कि एक टर्म बार बार आता है। कॉप की बैठक भी चल रही है तो इसको आप समझ ले। दूसरी बात है क्योटो प्रोटोकॉल। ये भी काफी महत्वपूर्ण है। ये क्या है? तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। ये अंतर्राष्ट्रीय समझौता जिसमें कि जो गरीब देश एक होते हैं, एक अमीर देश होते हैं, समृद्ध देश होते हैं। समृद्ध देशों में औद्योगिकीकरण की जो प्रक्रिया होती है, इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, वो ज्यादा देखा जाता है। यहां पर जो समृद्ध देश हैं, जहां पर औद्योगिक गतिविधियां ज्यादा होती हैं, तो जाहिर सी बात है कि वहां से जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होगा वो भी ज्यादा होगा। ग्रीन हाउस गैसें आप जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए, वैश्विक तापमान के लिए जिम्मेदार होती हैं, जो कि कई होती हैं। CO2 जैसे है प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है। इसके अलावा मीथेन की अगर बात करें तो CO2 से 25 गुना ज्यादा प्रभावी है। इस तरह से नाइट्रस ऑक्साइड है, CFC है, SFX है जिसको सल्फर हेक्साफ्लोराइड कहते हैं। ये सारी जो ग्रीन हाउस गैसें होती हैं वैश्विक तापमान के लिए जिम्मेदार होती हैं। और ये गैसें कैसे निकलती हैं? तो कई माध्यमों के साथ साथ ज्यादातर इसके लिए जिम्मेदार होते हैं जो विकसित देश होते हैं, समृद्ध देश होते हैं। तो इन देशों ने ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा को कम करने के लिए एक समझौता किया। इस समझौते में इन लोगों ने कहा, यह समझौता कब हुआ? तो 1997 में हुआ। अब क्योटो प्रोटोकॉल नाम क्यों पड़ा? क्योंकि जापान के क्योटो शहर में ही इसको अपनाया गया था और यह समझौता 1997 में जापान के क्योटो शहर में हुआ। लेकिन यह लागू कब होता है? लागू होता है 2005 में और 2020 में फिर से जाके इसकी समझौते की जो अवधि होती है वो समाप्त होती है और इसको प्रतिस्थापित करता है, मतलब इसकी जगह जो नया समझौता इसकी जगह लेता है वो होता है पेरिस समझौता।
तो पेरिस समझौता के बाद क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो इसकी जगह पेरिस एग्रीमेंट जो हुआ, पेरिस समझौता हुआ, जो काफी महत्वपूर्ण है, अक्सर आप सुनते होंगे, वो इसकी जगह ले लेता है। अब देखिए पेरिस एग्रीमेंट की अगर बात करें तो 2015 में कॉप 21 हुआ। कहां पर हुआ? तो पेरिस में हुआ, और पेरिस में ही इसको अपनाया गया, इसीलिए इसको पेरिस एग्रीमेंट भी कहा जाता है। ये आप जरूर याद रखेंगे, कॉप 21 इसका जो नंबरिंग है उसको आप जरूर याद रखेंगे, कई बार इनकी नंबरिंग से भी सवाल उठते हैं। इसका उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य यही था कि जो वैश्विक औसत तापमान है, जो बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसको कैसे रोका जाए, इस दिशा में इसको एक ऐतिहासिक समझौता माना जाता है। और पहली बार इस समझौते के माध्यम से ऐसा देखा गया कि 195 देशों के जो सदस्य हैं वो इसमें इस समस्या से निपटने के लिए, कानूनी रूप से जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वो एक दूसरे को बाध्य करते हैं। तो एक हम कह सकते हैं कि कानूनी रूप से इस दिशा में कदम बढ़ाया गया। और इसका उद्देश्य क्या था? तो वैश्विक तापमान में जो वृद्धि है उस वृद्धि को रोकना, और उस वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे रखना, और 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने का संकल्प लिया गया कि उस वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक हम सीमित करेंगे, और 2 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तो किसी भी सूरत में ये इस सीमा को बढ़ने से रोकना है। अगला है ग्लासगो समझौता। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि यह ग्लासगो में समझौता हुआ था, जो कि स्कॉटलैंड की राजधानी है, इसलिए इसको ग्लासगो समझौता कहा जाता है। जैसे पेरिस सम्मेलन कॉप 21 था, वैसे ग्लासगो में जो कॉप 26 था ये सम्मेलन हुआ, और यहां पर स्कॉटलैंड में ग्लासगो में यह समझौता हुआ था, जिसमें कि पहली बार जो कोयला है, आप देखेंगे कोयले के उपयोग को कम करने के लिए पहली बार कोयले को चर्चा में लाया गया और इसके उपयोग को कम करने पर बात की गई। क्योंकि कोयला सभी उद्योगों का भारी मात्रा में इस्तेमाल होता है और उद्योगों के आधार के रूप में देखा जाता है, तो पहली बार कोयले पर बात यहां पर होती है, उसको कम करने की बात की गई। वहीं पर जो फॉसिल फ्यूल है, जीवाश्म ईंधन है, उसको तो पूरी तरह से समाप्त करने की बात, उसका आह्वान किया गया। मतलब कि फॉसिल फ्यूल को फेज आउट कर दिया जाए और इसको फेज डाउन किया जाए, कोयले को, मतलब कोयले का उपयोग कम किया जाए और जीवाश्म ईंधन का उपयोग समाप्त करने का आह्वान ग्लासगो में हुआ, ग्लासगो समझौते में हुआ। ये सारे के सारे प्रश्न हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं, इसको ध्यान आप देंगे। और ये पहली बार था जब एक यूएन जलवायु समझौते में कोयले का स्पष्ट उल्लेख किया गया, और इसमें कार्बन मार्केट्स पर बने गतिरोध को भी सुलझाया गया, जो कि पहले से एक बड़ा मुद्दा चला रहा था कि कार्बन मार्केट्स किस प्रकार है, उस गतिरोध को सुलझाने के बारे में भी ग्लासगो समझौते में चर्चा हुई थी। अब कार्बन बाजार क्या होता है, कार्बन मार्केट क्या होता है? तो देखिए सिंपल सी बात है, कार्बन मार्केट का मतलब कि जैसे कोई भी एक व्यापार प्रणाली होती है, तो उस व्यापार में कोई भी एक फैक्ट्री लगाएगी, तो फैक्ट्री से क्या होगा, कार्बन का उत्सर्जन होगा। तो अब एक निश्चित मात्रा में कार्बन का आप उत्सर्जन कर रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उतनी मात्रा में आप कहीं ना कहीं कुछ ऐसी जगहों पर निवेश करें कि प्रदूषण को कम किया जा सके। तो अब इसमें कार्बन क्रेडिट्स आपके बनेंगे कब? जैसे आपके द्वारा उत्सर्जन की गई जो मात्रा है, जैसे एक फैक्ट्री लगाएगी, वो CO2 का उत्सर्जन कर रही है, मान लीजिए 100 टन, तो 100 टन अगर वो निवेश करती है सौर ऊर्जा परियोजना में किसी, जिससे कि उसने 100 टन जो उत्सर्जन उसने किया है उसको उसने बैलेंस कर लिया। वहीं पर अब 100 टन के बाद अगर वो सौर ऊर्जा के माध्यम से और ऊर्जा जनरेट करती है जो कि पर्यावरण को संतुलित करने में योगदान देगा, तो 100 के ऊपर मान लीजिए उसने 150 टन सौर ऊर्जा में निवेश करके ऊर्जा का निर्माण कर लिया, तो जो 100 के ऊपर 50 टन है उसको उसकी क्रेडिट माना जाएगा। अब इस क्रेडिट का इस्तेमाल वो क्या कर सकती है, इस क्रेडिट को वो बेच भी सकती है। वहीं अगर इतनी मात्रा में उसने अपनी क्रेडिट नहीं बना पाई, 100 टन वो उत्सर्जन कर रही है और मान लीजिए उसने 80 टन ही निवेश के माध्यम से ऊर्जा को जनरेट कर पाई, तो 20 टन का उसका मार्जिन रह गया, 20 टन अपने लक्ष्य से वो पीछे रह गई। तो कुछ ऐसे देश या फैक्ट्रियां जिनके पास ऊर्जा इस रूप में कार्बन की क्रेडिट मौजूद है, उनसे वो उसको खरीद भी सकती हैं। तो यही सिंपल भाषा में आप समझिए, कार्बन मार्केट यही है, एक व्यापार प्रणाली है। इसके माध्यम से एक कोशिश की गई कि जो कार्बन क्रेडिट्स है उसको खरीदा और बेचा जाएगा, जिसमें कि जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन है उसको अपने लक्ष्य से अधिक कम कर लेंगे अगर आप, तो आपको कार्बन क्रेडिट मिल जाएगी और आप उस कार्बन क्रेडिट का इस्तेमाल उसको बेचने के लिए भी कर सकते हैं। और वहीं आपका जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन है उससे कम लक्ष्य तक आप पहुंच पाते हैं, तो इसका मतलब आप दूसरे से उसको खरीदने के लिए आप स्वतंत्र हैं, खरीद सकते हैं। अब कार्बन क्रेडिट को कैसे व्यक्त करते हैं, तो 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर होता है 1 क्रेडिट। 1 टन अगर कार्बन डाइऑक्साइड आपने अर्जित किया है तो इसका मतलब आप 1 क्रेडिट की बात यहां पर की जा रही है, इसी के आधार पर इसको मापा जाता है। वहीं आप देखिए एक शब्द आप बार बार सुनते होंगे, नेट जीरो।
नेट जीरो क्या होता है? तो नेट जीरो होता है, इस पे को कार्बन न्यूट्रलिटी भी कहते हैं। ये दोनों शब्द आप अक्सर सुने होंगे। तो नेट जीरो या कार्बन न्यूट्रलिटी ये क्या होता है? अब देखिए, कोई भी एक देश होता है, अगर आप ये सोचें कि वो उत्सर्जन कार्बन का करना जीरो कर दे, तो ये संभव नहीं है। तो ऐसी दशा में क्या होता है कि जो देश है वो अपने वातावरण में प्रवेश करने वाली जो गैसें होती हैं उसकी कुल मात्रा उतनी ही होगी जितना कि वो अपने वातावरण से ग्रीन हाउस गैसों को हटाएगा। इसका मतलब कि सेम उसी तरह जो बात पीछे कार्बन क्रेडिट के मामले में कही गई कि ग्रीन हाउस गैसों को जितना आप हटाएंगे उतनी मात्रा अगर उत्सर्जन हो रहा है, दोनों बराबर है। इसका मतलब कि वो कंडीशन कैसी है? वो है नेट जीरो की कंडीशन, कार्बन न्यूट्रलिटी की कंडीशन, कि हम मान लीजिए कहीं पर जितना प्रदूषण कर रहे हैं उतनी ही मात्रा में सफाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि चीजें बराबर हैं। लेकिन अगर हम गंदगी ज्यादा कर रहे हैं, सफाई कम कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि हम प्रदूषण फैला रहे हैं। सिंपल भाषा में यही इसका अर्थ हुआ। अब ये जो हटाई गई गैसें होंगी पर्यावरण से, वो विभिन्न तकनीकों के माध्यम से हटाई जा सकती हैं, जैसे कार्बन सिंक। कार्बन सिंक का मतलब ये हुआ जो कार्बन को अवशोषित करने वाली जगह होती है। क्या होती है? जैसे जंगल होता है, कहीं पर आप ज्यादा वनीकरण कर दें, जंगलों का निर्माण करें, अर्थात वृक्ष ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लगाते हैं, तो वो कार्बन को सिंक करेगा, अवशोषित करेगा। तो ऐसी दशा में आप क्या कर रहे हैं? पर्यावरण से कार्बन को हटाने का काम कर रहे हैं। अब भविष्यवादी कुछ ऐसी तकनीकी हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल अर्थात सीडीआर, इसका भी उपयोग किया जाता है। तो इन तकनीक के माध्यम से आप पर्यावरण से, अगर वातावरण से आप ग्रीन हाउस गैसों को हटा रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं जिस भी तरीके से, चाहे वो कार्बन सिंक हो या जंगलों या आप सीडीआर तकनीकी के माध्यम से कर रहे हो, इसके माध्यम से आप कार्बन को न्यूट्रलिटी की अर्थात नेट जीरो की कंडीशन में लाएं, बैलेंस की स्थिति में लाएं। जितना प्रदूषण कर रहे हैं उतना आप उत्सर्जन की आपके द्वारा की गई मात्रा के बराबर ही आप वातावरण से ग्रीन हाउस गैसों को हटा भी रहे हैं। इसके अलावा आईपीसीसी की अगर बात करें तो इसने 2018 में ही 2050 को वो समय सीमा बना दिया, इसने चिन्हित कर दिया कि इस टाइम तक जाते जाते 2050 तक जाते जाते जो नेट जीरो की कंडीशन है, जो नेट न्यूट्रलिटी, कार्बन न्यूट्रलिटी की कंडीशन है, वो हासिल करना होगा। एक लक्ष्य रख दिया इसने, बताया कि 2050 तक अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो जो वैश्विक तापमान है उसको हम 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने की बात जो हम कर रहे थे, उस लक्ष्य को हम हासिल कर पाएंगे, ये बात कही गई है। तो नेट जीरो भी आप समझ गए होंगे। इसके अलावा कार्बन कैप्चर और स्टोरेज, देखिए कुछ अन्य चीजें आती हैं जैसे कार्बन सीसीसी हो गया, इसके अलावा सीडीआर हो गया और इसके अलावा सीसीयूएस हो गया। ये तीनों चीजें क्या है इसको भी देख लेते हैं। तो देखिए कार्बन कैप्चर और स्टोरेज ये भी एक प्रक्रिया है जो कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़कर पृथ्वी के नीचे संग्रहित करती है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको कैप्चर करते हैं, पृथ्वी के नीचे हम उसको रखते हैं। यह प्रक्रिया क्या होता है? आमतौर पर फॉसिल फ्यूल जो प्लांट होते हैं और कारखाने होते हैं वहां पर इसको उपयोग में लाया जाता है, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा उसको वातावरण में निकलने से रोकने की एक प्रक्रिया है। और दूसरी तकनीकी है आपकी सीडीआर। सीडीआर में क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसको आप रिमूव करते हैं। इसमें सीसीएस में आपने क्या किया? गैस को पकड़कर पृथ्वी के भीतर संग्रहित किया जाता है। वहीं सीडीआर में क्या होता है अर्थात रिमूवल, इसमें क्या होता है? कार्बन को वातावरण से ही बाहर निकाल दिया जाता है। वहीं कार्बन सीसीयूएस क्या है? ये क्या है? तो कार्बन कैप्चर, उपयोग और स्टोरेज। इसमें पकड़े गए जो कार्बन होते हैं, जो कैप्चर किया गया कार्बन होता है, उसको उपयोग कर लिया जाता है। किस रूप में किया जाता है? तो माल के प्रोडक्शन के रूप में। तो ये तीनों अलग अलग चीजें हैं, ये इसको भी आप एक नजर डाल लें। इसके अलावा एक है आईपीसीसी, ये भी शब्द आप बार बार सुनते होंगे, इसको भी आप जान जाएं। आईपीसीसी क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र का ही एक निकाय है, मुख्य रूप से जो जलवायु परिवर्तन से संबंधित विज्ञान का, जो भी जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो गतिविधियां हैं उसका ये मूल्यांकन करने का काम करता है। इसको देखिए 1988 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी द्वारा इसको स्टैब्लिश किया गया, स्थापित किया गया। और ये क्या करता है? तो ये मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करेगा, विशेष रिपोर्ट बनाएगा और कार्यप्रणाली रिपोर्ट तैयार करेगा, और इन्हीं रिपोर्ट्स के माध्यम से हम जलवायु परिवर्तन की क्या स्थिति है उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये आईपीसीसी एक ऐसा निकाय है जिसके माध्यम से, विभिन्न रिपोर्ट्स के माध्यम से हम जलवायु परिवर्तन की स्थिति का मूल्यांकन करने का काम करते हैं। और इसी मूल्यांकन के आधार पर जो निष्कर्ष निकलता है उसमें सरकार और अन्य संगठन जो है वो जलवायु परिवर्तन से संबंधित आगे की पॉलिसी बनाने का काम करते हैं। अगला है नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस अर्थात एनडीसीएस। ये क्या है? तो देखिए जो पेरिस समझौता हुआ था, कब हुआ था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताएं। उस समझौते के तहत प्रत्येक देश को यह जिम्मेदारी दी गई कि राष्ट्रीय उत्सर्जन को वो कम करे और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के ताकि अनुकूल बनाई जा सके स्थितियां। अब अपने प्रयासों की
रूपरेखा इसके लिए हर देश को तैयार करनी होती है, ये उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई कि आप अपने यहाँ अब इस दिशा में कैसे प्रयास करेंगे, उसकी एक रूपरेखा बनाए, उसका एक रोड मैप बनाइए। और साथ ही इन प्रतिबद्धताओं को राष्ट्रीय स्तर पर आप निर्धारित योगदान जो आपका होगा कि आप अपने राष्ट्रीय स्तर पर क्या योगदान निर्धारित कर रहे हैं इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, इसी को कहा जाता है एनडीसीएस। एनडीसीएस को हर 5 साल में प्रस्तुत किया जाता है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। हर राष्ट्रीय आपकी क्या निर्धारित योगदान, आपने क्या निर्धारित किया है, उसको कहा जाता है। अगला है नेशनल एडाप्टेशन प्लान अर्थात एनएपीएस, ये भी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय अनुकूलन योजनाएं, देखिए देश को वर्तमान और भविष्य दोनों के हिसाब से जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति कैसे कोई देश रिएक्ट करेगा। वर्तमान में अगर वहां कोई चीजें हैं, कोई घटनाएं बार बार जलवायु परिवर्तन की वजह से घटित हो रही हैं, तो उसके लिए देश अपने आप को कैसे तैयार करेगा ताकि उससे बेहतर ढंग से निपटा जा सके। जैसे मान लीजिए किसी देश में बार बार सूखे की स्थिति हो रही है जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के रूप में, तो किस प्रकार से वाटर कंजर्वेशन तकनीकी वहां डेवलप की जाएगी, किस प्रकार से वर्षा जल संचय की व्यवस्था की जाएगी। तो ये राष्ट्रीय अनुकूलन योजनाएं जो हैं, ये देश को बताती हैं कि प्रतिक्रिया करने के लिए किस प्रकार आप योजनाओं को विकसित करेंगे। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि जलवायु परिवर्तन के जो प्रभाव हैं उसके प्रति जो देशों की संवेदनशीलता है उसको कैसे कम किया जा सके और इतना लचीला बना दिया जा सके कि कोई देश अगर सामान्य परिस्थिति है तो उसमें भी वो ठीक से चल सके, और जलवायु परिवर्तन के अगर कुछ कुप्रभाव पड़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए सूखा पड़ गया, तो अगर उसके लिए वो पहले से तैयार है, वहां पर वर्षा जल संचयन की तकनीकी पहले से ही इतनी पुख्ता है, तो वो उससे आसानी से निपट सकता है। तो ये संवेदनशीलता है। इस संवेदनशीलता को अगर हम कम कर दें तो जलवायु परिवर्तन से होने वाले कुप्रभावों से आसानी से निपट सकते हैं। तो अनुकूलन क्षमता और लचीलापन, इन दोनों को मजबूत करना इसका लक्ष्य है। तो राष्ट्रीय अनुकूलन योजनाएं एनएपीएस के अंतर्गत ये मुख्य रूप से बात है। उसके बाद एनसीक्यूजी, ये क्या है? तो न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल। अब देखिए ये जो विकसित देश हैं, ये वो राशि है जो विकसित देशों को 2025 से हर साल जुटाना होगा। ये क्या है? एक राशि है, एक हम कह सकते हैं पैसे की राशि है, क्योंकि अगर आपके पास धन नहीं होगा तो आप किसी भी प्रयास को नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आपके पास धन का होना जरूरी है। तो ये माना गया कि जो विकसित देश हैं, जो ज्यादातर ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार हैं, वो विकसित देश अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए विकासशील देशों के लिए या पूरी विश्व की व्यवस्था को ठीक से चलाने के लिए, पूरे पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए 2025 से हर साल वो क्या करेंगे? इस राशि को जुटाएंगे ताकि जो विकासशील देश हैं वहां पर जलवायु परिवर्तन की कार्यवाही के लिए वित्त पोषण किया जा सके जहां पर धन का अभाव है। अब ये राशि कितनी होगी? तो ये राशि जो है वो $100 बिलियन से अधिक होनी चाहिए, ये इसमें बात तय की गई, जो कि विकसित देशों ने 2020 से, ये याद रखिएगा, 2020 से हर साल जुटाने का वादा किया था। हालांकि ये वादा पूरा नहीं हो सका, लेकिन वर्तमान में जो COP29 की बैठक हो रही है अजरबैजान बाकू में, वहां पर यह उम्मीद की जा रही है कि ये जो वादा किया गया 2020 से $100 बिलियन राशि का, जो एक धन आवंटित करने का, धन को जुटाने का, वो इसको पूरा करेंगे, जो कि अभी तक अधूरा नजर आ रहा है। तो इस वजह से COP29 का क्या परिणाम होता है वो हम सब प्रतीक्षा कर रहे हैं, सारे विकासशील देश प्रतीक्षा कर रहे हैं कि ये जो वादा किया गया था ये कार्य रूप में परिणत होता है कि नहीं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। अंत में जिम्मेदारी आप पर छोड़ते हैं आज के अभ्यास प्रश्न का जवाब देने की। प्रश्न है आज का, नेट जीरो का अर्थ क्या है? विकल्प आपके सामने हैं। सभी ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन समाप्त करना, बी है उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैसों के बराबर मात्रा में उनका अवशोषण करना, सी है ऊर्जा स्रोतों का कोई उपयोग न करना, या डी है केवल कोयले का उपयोग बढ़ाना। तो उम्मीद है आप इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब जरूर देंगे। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते रहें, और साथ साथ पर्यावरण को बचाने के लिए आप व्यक्तिगत स्तर पर ही प्रयास करते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।